गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी। इस वाले यूनिट्स में हम पढ़ते केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग, फिर नाभिकीय प्रिडक्शन और विप्रिडक्शन। जबकि इस वाले में पढ़ेंगे हम केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल शिफ्ट होती क्या है। तो केमिकल शिफ्ट को जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एनएमआर में केमिकल शिफ्ट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। होती क्या है ये डेल्टा? ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन का जो एड्जॉर्प्शन होगा एनएमआर वाले रीजन में, वो कौन से रीजन में कौन सी जगह पे हो, ये किस पे डिपेंड करता है। कल पढ़ा था हमने, ये प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट या रासायनिक वातावरण पे निर्भर करता है। यदि उससे जुड़े हुए जो बॉन्ड है या फिर जो ग्रुप जुड़े हुए वो यदि प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले हो, तब तो उसका न्यूक्लियर शिल्डिंग होता है। शिल्डिंग होने से जो सिग्नल है वो अपफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यदि उसके साथ जुड़े हुए जो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, तो क्या होता है कि उसका डीशिल्डिंग होगा। प्रोटॉन का डीशिल्डिंग होने से इसका जो सिग्नल आएगा वो उस एनएमआर फील्ड में लो फील्ड की ओर शिफ्ट है वो हो जाता है। ये था अपना। तो कोई भी प्रोटॉन है वो एनएमआर रीजन के अंदर कहाँ पे एब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ पे सिग्नल शो करेगा, ये डिपेंड करता है उस प्रोटॉन के केमिकल इन्वायरमेंट पे। तो शिफ्ट के बेस पे हम उसके केमिकल इन्वायरमेंट या उसके रासायनिक व्यवहार की या फिर उसके आसपास क्या कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं, और उसके आधार पर उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के बेस पे हम उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा कि एनएमआर रीजन में, एनएमआर क्षेत्र में प्रोटॉन के अवशोषण के सिग्नल को, कि प्रोटॉन जिस जगह पे रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा उसी जगह पे सिग्नल बनाएगा, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाएगा उसके अंदर। तो एनएमआर रीजन में प्रोटॉन के अवशोषण से बनने वाले सिग्नल को केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। रासायनिक श्रुति बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो एनएमआर रीजन में कोई भी प्रोटॉन है वो कौन सी जगह से एब्जॉर्प्शन करे, तो डिपेंड करता है उस प्रोटॉन के केमिकल रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। और इस रीजन में जिस भी जगह पे वो एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा विकिरणों का, उसी जगह क्या बनती है, एक सिग्नल या पीक बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। केमिकल शिफ्ट की यूनिट्स की बात आती है, तो केमिकल शिफ्ट की जो यूनिट्स वही होती है जो लगाया गया जो मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी यूनिट्स क्या होती है, पीपीएम होती है। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। यूनिट्स रहेगी पार्ट्स पर मिलियन, और यही यूनिट्स किसकी होती है, केमिकल शिफ्ट की। तो केमिकल शिफ्ट की यूनिट वही होती है जो लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड की होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, यूनिट्स होती है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और यही यूनिट्स किसकी रहेगी, केमिकल शिफ्ट की रहेगी। अब ये देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जिसका भी अपने को ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो एक को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस के रूप में लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस मतलब होता है मानक या संदर्भ के रूप में लेते हैं। तो रेफरेंस के रूप में यहाँ पे जिसे हम लेंगे उसका पहले से ही हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अपने कि अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर रेफरेंस के रूप में किसका यूज करते हैं। देखें, तो इसमें आता है कि हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में या मानक के रूप में यूज करते हैं यहाँ पे। तो रेफरेंस देखो क्या रहेगा, रेफरेंस के रूप में हम टीएमएस का यूज करते हैं। टीएमएस क्या है, टीएमएस की फुल फॉर्म रहेगी टेट्रामेथिल सिलेन। ठीक है, ये होती है टेट्रामेथिल सिलेन। इस टीएमएस को या टेट्रामेथिल सिलेन को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस या मानक के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मानक या रेफरेंस के रूप में किसका यूज किया जाता है तथा क्यों किया जाता है। या फिर देखे पूछ लेंगे कि टीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ यूज आता है। टीएमएस की फुल फॉर्म टेट्रामेथिल सिलेन है, और ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी न्यूक्लियस की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्ञात करने में रेफरेंस के रूप में, मानक के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें पहले से पता होती है। तो इसके सापेक्ष जो भी आती है वो उस न्यूक्लियस या प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। तीसरा इक्वेशन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामेथिल सिलेन या टीएमएस को संदर्भ के रूप में यूज किया जाता है। क्यों करते हैं, कारण पूछ सकते, तो इसके 4 कारण रहेंगे। फर्स्ट में देखें इसमें, तो टीएमएस की फुल फॉर्म आई, यह लिखना है
यूज कहाँ करते हैं, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मानक या रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तीन चार कारण है इसके। फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। टेट्रामेथिल सिलेन, सिलेन का मतलब सिलिकन है, उसके पास 4 मेथिल ग्रुप है वो जुड़े हुए, ये होता है टेट्रामेथिल सिलेन। अब देखो कितने प्रकार के प्रोटॉन है इसके पास, तो देखो ये प्रोटॉन एक जैसे, ये सारे प्रोटॉन एक जैसे, ये प्रोटॉन कार्बन से जुड़े, कार्बन आगे सिलिकॉन से जुड़ा है। सेम ऐसे ही तीनों प्रोटॉन कार्बन से, कार्बन आगे सिलिकॉन। तो ये जो चारों प्रकार के प्रोटॉन है, टोटल कितने हैं, 12 प्रोटॉन है, इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, सारे के सारे क्या है, एक जैसे हैं। तो सिग्नल आएगा वो इसका क्या आएगा, सिंगलेट आएगा, यानी सिर्फ एक सिग्नल ही। सिंगलेट का मतलब केवल एक सिग्नल से होगा, क्योंकि टेट्रामेथिल सिलेन में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है सारे के सारे एक जैसे होने के कारण से यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका एक सिग्नल है वो अपने को प्राप्त हो जाता है। आगे इतना समझ में। उसके बाद में देखिए हम इसके अंदर क्या करेंगे। फर्स्ट रीजन तो ये कि सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो है इसका जो भी एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाएंगे उसमें इसका सिग्नल है सिर्फ एक आएगा। एक आएगा तभी तो हम इसके सापेक्ष किसी दूसरे प्रोटॉन का, किसी दूसरे कंपाउंड्स के प्रोटॉन या न्यूक्लियस का शिफ्ट देखेंगे, क्योंकि कोई इससे खुद के अलग अलग आएंगे तो इसके सापेक्ष इसके तो देख ही नहीं पाएंगे। तो जो भी हम रेफरेंस ले उसमें सिग्नल सिर्फ एक प्रकार का आना चाहिए। इसमें 12 प्रोटॉन है, 12 का 12 है वो एक जैसे होने के कारण से एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाएगा तो उसके अंदर सिर्फ इसका एक सिग्नल आता है। जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं उतने ही सिग्नल आते हैं। इसमें सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं तो इसमें क्या आएगा, सिंगलेट का मतलब है केवल एक सिग्नल है वो यहाँ पे आएगा। दूसरा है इसमें कि सिलिकॉन जो होता है उसकी ईएन विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। कम होने के कारण से ये प्रोटोनों का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे। ईएन कम है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ जाएंगे। और प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन को जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे ये क्या करेगा, इसका शिल्डिंग, कल वाली क्लास में था ना शिल्डिंग और डीशिल्डिंग, तो सिलिकॉन की ईएन कम होने के कारण से इसका प्लस का इफेक्ट लगेगा। इस कारण से प्रोटोनों का क्या होगा, शिल्डिंग होगी, परिरक्षण होगा, जिससे इसका जो सिग्नल है वो अब फील्ड की तरफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। आगे समझ में। तीसरा आता है कि इसकी टेट्रामेथिल सिलेन की केमिकल शिफ्ट को हम अपनी इच्छा से 0 मान लेते हैं। इसकी जो भी अब पूरा एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाएंगे उसमें एक तो ये है, एक कोई कंपाउंड ले लिया जिसका अपने केमिकल शिफ्ट याद करना है। जो भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी उस स्पेक्ट्रा में वो उस कंपाउंड की आएगी या नॉन कंपाउंड की, क्योंकि इसकी तो हमने क्या मान की, 0 मान की है। तो टेट्रामेथिल सिलोन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है एनएमआर स्पेक्ट्रा में उसे हम 0 मान के इसके सापेक्ष जो अदर कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो भी सिग्नल्स आते हैं उसकी केमिकल शिफ्ट होती है वो अननोन कंपाउंड की मिलेगी, क्योंकि इसकी तो क्या है, 0 है। इस कारण से टेट्रामेथिल सिलेन है और ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इस कारण से इसका यूज करते हैं टेट्रामेथिल सिलेन का, और इसका यूज भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा इसमें टीएमएस का यूज होता है वो। और इस प्रकार से जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्राप्त होती है उसके बेस पे ही हम उस कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है उसको हम 2 प्रकार के स्केल होते हैं, उन 2 स्केल से हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स स्केल होते हैं जिनके बेस पे हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट जो पैमाना या स्केल बोले उसको वो रहेगा डेल्टा स्केल, ठीक है। डेल्टा स्केल है वो ज्यादा प्रचलन में, इसका मोस्टली यूज है, मोस्टली इसी का यूज करते हैं इस वाले स्केल का। इसमें क्या होता है कि टेट्रामेथिल सिलेन होता है उसकी केमिकल शिफ्ट को 0 मान लिया जाता है, और इसके सापेक्ष जो अदर जो भी कंपाउंड्स हम इसके साथ मिलेंगे अननोन कंपाउंड जिसकी हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो वो इसका 0 है तो बाकी का तो क्या आएगा, इससे ज्यादा 1 से लेकर के 10 तक ही होते हैं। इसमें 0 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इस वाले पैमाना है ना, ये स्केल ज्यादा प्रचलन में, ज्यादा यूज यही किया जाता है जो सिग्नल केमिकल शिफ्ट ज्ञात करने के लिए। इसमें 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं, उसमें टेट्रामेथिल सिलोन का नंबर हम मानते हैं 0, और उसके सापेक्ष जो अदर कंपाउंड्स जिसका भी हमें केमिकल शिफ्ट ज्ञात करना हो वो इससे बढ़ते हुए क्रम में 1 से 10 तक कितने भी वैल्यू इसकी आ सकती है। जबकि दूसरे वाला जो स्केल है वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब ये नहीं कि उसमें नंबर नहीं होते, ये टो स्केल है, इसको हम टो बोलते हैं। टो जो पैमाना है वो इसकी कंपैरिजन में कम यूज करते हैं और इसके अंदर भी 0 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टेट्रामेथिल सिलोन होता है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इस बार 10 मानते हैं। तो जो अदर हाईएस्ट 10 तक ही है, तो जो अदर अननोन कंपाउंड हम लेंगे तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो 10 से कम ही आएगी,
0 से 9 के बीच में आएगी ना, तो जो अदर कंपाउंड्स लेंगे वो रहेंगे 0 से 9 के बीच में। तो टीएमएस के सापेक्ष जो अदर कंपाउंड्स जिसके हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इस स्केल से ज्ञात करेंगे, उनकी वैल्यू टीएमएस से क्या होगी, घटते हुए क्रम में होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जबकि इस वाले स्केल में टेट्रामेथिल्सिलेन की हम 0 मान रहे हैं, तो इसके सापेक्ष जो अदर कंपाउंड्स यहाँ पे लेंगे जिसकी हम वैल्यू ज्ञात करेंगे अदर कंपाउंड्स की, तो वो कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेकर 10 तक। इसके सापेक्ष वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की, पीपीएम में आती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में रहेगी, और इस पैमाने में इसके सापेक्ष क्या रहेगी, घटते हुए क्रम में रहेगी। अब इन दोनों पैमानों में आपस में जो रिलेशन होता है यहाँ पे वो रहेगा टो इज इक्वल टू 10 माइनस में डेल्टा। 10 में से डेल्टा को जितना माइनस करेंगे उतना यहाँ पे क्या आएगा, टो। मान लीजिए इस वाले पैमाने में कोई भी ऐसा कंपाउंड था जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी मान लीजिए, तो उसके लिए इस पैमाने में टो की वैल्यू कितनी आएगी, तो टो इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो टो इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसमें जिस कंपाउंड की केमिकल शिफ्ट 6 पे आ रही थी उसकी इस वाले स्केल में कितने पे आएगी, 4 पे आएगी। तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये रिलेशन है, इसी रिलेशन से क्वेश्चन है वो निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम ये भी पीपीएम में ये भी पीपीएम में दो प्रकार के स्केल का यूज करेंगे। इसमें 0 मानेंगे टीएमएस का, तो इसके सापेक्ष अदर कंपाउंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए मिलेगी। इसके सापेक्ष हम मानेंगे टेट्रामेथिल्सिलेन का 10, तो इसके सापेक्ष जो अदर कंपाउंड्स हैं उनकी किसमें मिलेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है। 9 से लेके 0 बोले यही की बात है, 9 से लेके 0 के ऑर्डर में मिलेगी। ये तो इसमें केमिकल शिफ्ट है उसको दर्शाने के लिए दो पैमाने। अब इसमें 0 से लेकर 10 तक के रीजन में साथ जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सभी के केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो इस वाले रीजन में आती है। कोई 10 से बाहर है वो नहीं जाते, बहुत कम है जो कि इसके ऊपर जाते हैं, जो कि वो भी डिपेंड करते हैं सोलवेंट और टेम्परेचर के ऊपर, वरना 10 तक ही रह जाती है। हो सकता है कुछ कंपाउंड्स में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 10 से ज्यादा हो, तो उनमें कोई टेम्परेचर या फिर कोई सोलवेंट का इश्यू होगा, वरना तो ये 10 तक ही होती है। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके लिए वैल्यू वो लिखेंगे, ये रहेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट 1 डिग्री एल्किल है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ही रहेगी। 2 डिग्री एल्किल है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 3 डिग्री एल्किल है, फॉर्म CH R3CH बोलेंगे, ठीक है। R3CH का मतलब है इस प्रकार से 3 एल्किल ग्रुप है वो इस पे जुड़े हुए। एसिटिलीन है, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये रहेगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उसकी नॉर्मल एरोमेटिक की बात हो रही है, ईथर की रहेगी ये वाली, अल्कोहल की रहेगी ये वाली, एसिटिक एसिड की रहेगी ये वाली, और एमिनो की रहेगी ये वाली, एल्डिहाइड की ये वाली, और कीटोन की रहेगी ये वाली। कीटोन का रीजन वैसे इस वाले में आता है, यहाँ पे इस रीजन में है ये 2.1 से लेकर के 2.6 तक। तो आपको याद रखना प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी जुड़े हुए होंगे ग्रुप, तो प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, शिल्डिंग करता है। शिल्डिंग करेगा, केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी अपने को, हाई मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। वो तो इसमें डेल्टा और वो पैमाने ना उनकी बात हो रही है, उसके बेस पे मिलेगा। वैसे इसमें देखे ना तो रक्षण होता है ना, डेल्टा का मान ये वाला जो वैल्यू होती है ना वो कम ही मिलती है अपने को, डेल्टा की वैल्यू वो कम ही रहती है। और माइनस आई वाले इफेक्ट में क्या होती है, डी शिल्डिंग होती है, विपरीरक्षण होता है, और डेल्टा की वैल्यू है वो अपने को मिलती है हाई। अब इसके 2-4 एग्जाम्पल्स है वो लिखेंगे हम, किस प्रकार से डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हाई रहेगी, किस प्रकार से लो मानी जाएगी, ये लिखे आप। ये वाले उसके अलावा अदर भी होते हैं, लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतने में से हो जाएगा ये। वैसे इसका रूल होता है याद करने का, 0.5 to 2 से लेके 5 तक, 5 से लेके 8 तक, 8 से लेके 10 तक, 10 से लेके 12 तक। ऐसे बोलते हैं कि इसमें CH3 रीजन वालों की यहाँ तक की रहेगी, इस वाले रीजन में CH2 मतलब कि sp2 संकरण वालों की, और इसमें आती है आपकी एसिटिलीन वालों की, इस प्रकार से बनाई जाती है वो, ठीक है। रीजन शायद ऐसे 2.5 ऐसे कुछ थी। लास्ट वाले में आती है इनके अंदर एल्डिहाइड की, और इसके वाले के अंदर आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। EN बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो भी इसमें इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब इससे करते हैं 2-3 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स करते हैं। उसमें
पहले प्लस आई वाले लेते हैं, फिर उसमें एक एक प्लस वाई वाले की प्लस आई वाले को रिप्लेस करके उसकी जगह माइनस वाई आई वाला लेंगे। तो किस प्रकार से उसी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट में एग्जांपल लेते हैं, इसमें पहला फर्स्ट एग्जांपल्स में हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। एल्किल ग्रुप 1 डिग्री एल्किल है, 1 देखिए 1 डिग्री की बात करते हैं हम सबसे पहले। जैसे आ गया अपना RCH3, दूसरे वाले में हमने क्या किया, ये एल्किल ग्रुप का अपने को पता है प्लस साई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, इसकी जगह इसको हटा दिया और इसकी जगह माइनस साई वाला एक ग्रुप लगा दिया। अब ये यहाँ पे क्लोरीन है, इसका होता है माइनस साई इफेक्ट। तीसरे वाले में क्या किया है हमने, लगाया तो क्लोरीन ही है, लेकिन ये जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं यहाँ तक आ गया CH3, इसके प्रोटॉन पे लगाया तो यहाँ भी क्या है, ये माइनस आई प्रभाव वाला है। ठीक है, इसमें देखो प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सील्डिंग का मतलब इसको हिंदी में लिखे, ये रक्षण करेगा, यानी यहाँ पे ये सील्डिंग करेगा। सील्डिंग करेगा तो इसका मतलब इसके डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा लो वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लो होगी मतलब 0 पॉइंट में आएगी, इसकी डेल्टा की वैल्यू आती है अपने 0.9, ये आ गया। अब सेकेंड वाले में देखो माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है इसका, तो माइनस आई इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, डीसील्डिंग करेगा। पीछे बढ़ गए हम इससे पहले वाले वीडियो में, डीसील्डिंग का मतलब है प्रिरक्षण करेगा, मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे हाई वैल्यू है वो मानी जाएगी। डेल्टा की वैल्यू है वो 3 पॉइंट के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे 3.0 मानी जाएगी, 3.0। अब इसमें आती है 3.0 ppm में आ गई, पार्ट्स पर मिलियन, इसकी भी ppm में रहेगी। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या आएगा वो देखें। इसमें ये रहेगा, है तो ये माइनस साइड इफेक्ट वाला, लेकिन इसके प्रोटोनों पे इसका इफेक्ट कम पड़ रहा है क्योंकि बीच में कौन सा आ गया, प्लस साइड इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया। इसके प्रोटोन पे देख रहे हैं हम CH3, इसमें CH3, इसमें CH3 भी देखें तो है तो माइनस आई प्रभाव वाला ही, तो ये भी क्या करेगा, प्रिरक्षण करेगा, प्रिरक्षण करेगा, लेकिन ये कम प्रिरक्षण करेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है इसकी CH3 ग्रुप से ज्यादा है माइनस आई प्रभाव वाले की, तो इसके माइनस आई इफेक्ट है वो इसके ऊपर कम पड़ता है, तो कम प्रिरक्षण होगा तो डेल्टा की वैल्यू वो रह जाएगी 1.5 ppm के इक्वल है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल जिसमें 1 डिग्री एल्किल के ऊपर ये जो CH3 ग्रुप है उसके ऊपर है, इसमें ये CH3 है और इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला, ये रहेगा इसका फर्स्ट एग्जांपल। आगे समझ में ये रहेगा। उसके बाद में हम करते हैं इसके अंदर सेकेंड एग्जांपल। इस पर हम लेते हैं 2 डिग्री एल्किल का, ये था 1 डिग्री एल्किल वाले का एग्जांपल। इसमें पढ़ेंगे वो रहेगा 2 डिग्री एल्किल वाले का एग्जांपल। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हमने लगा दिया RCH2R, इस R का इस CH2 पे क्या होगा, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई, यानी 2 प्लस आई इफेक्ट हो गया। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिरक्षण होगा, सॉरी यहाँ पे भी प्रिरक्षण लिखना है, रक्षण प्रिरक्षण एक ही बात है। प्रिरक्षण करवा दिया हमने, यहाँ पे प्रिरक्षण करवा दिया, इसका मतलब इसकी केमिकल शिफ्ट इसकी वैल्यू क्या है, कम आएगी। कम में कितनी, जितना प्लस आई होगा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी कम आएगी, तो इसकी आ रही है यहाँ पे आपके 0.3 ppm पे आ रही है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉरी 1.3 पे आएगी। अब दूसरे वाले में क्या किया हमने, इसका सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें एक एल्किल ग्रुप की जगह हमने जोड़ दिया एक CH3
सॉरी Cl जोड़ दे, इसका तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इसका तो क्या है प्लस आई है, तो प्लस आई माइनस आई एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जिस यदि प्लस आई की वैल्यू ज्यादा तो ये कुछ ये बच जाएगा, माइनस आई की वैल्यू ज्यादा तो कुछ ये बचेगा, कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये बोला यहाँ पे प्रिडक्शन भी लग रहा है इसके कारण से और विप्रिडक्शन लग रहा है इसके कारण से, इस कारण से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो रहती है आपके 3.4 ppm। अब आगे नेक्स्ट की बात की, इसमें दोनों ही एल्किल ग्रुप को 2 क्लोरीन Cl से रिप्लेस कर दिया, दोनों का ही यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है विप्रिडक्शन हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे, तो यहाँ पे विप्रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। इस विप्रिडक्शन ज्यादा, इसका मतलब इसके जो डेल्टा की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी हाई वैल्यू रहेगी इन दोनों के कंपेरिजन में, और वैल्यू आ रही है इसके 4.0 ppm। इस प्रकार से हम निकालते हैं कोई भी एग्जाम्पल उसके अंदर। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लस आई विद कर्मानुपाती डेल्टा वैल्यू, प्लस आई इफेक्ट वाले जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उसकी डेल्टा वैल्यू उतनी कम होगी, और माइनस आई वाले के साथ रिलेशन बनेगा, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप समानुपाती में आती है डेल्टा वैल्यू। दो कंपाउंड्स उसमें आप ये डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे इसको उसमें ये चेक करेंगे कि प्लस आई वाले ज्यादा है या माइनस आई वाले ज्यादा है, या सारे ही प्लस आई के हैं या सारे ही माइनस आई के हैं। ठीक है, ये था आपके केमिकल शिफ्ट वैल्यू। उसके बाद में स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कांस्टेंट और कपलिंग कांस्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल का अपना टॉपिक रहेगा कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक, कपलिंग कांस्टेंट, ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।